वो इंसान कभी ऑर्डिनरी नहीं थे। जहाँ भी जाते लोग उन्हें नोटिस करते, कुछ लोग एडमायर करते, कुछ क्रिटिसाइज, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाता। उनकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि भीड़ में भी वो अलग नजर आते। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और यही उनकी असली स्ट्रैटेजी भी। पावर की दुनिया में एक क्रूल ट्रूथ है, दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो दिखता है। जो छुप गया वो मिट गया। आप कितने भी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट या कैपेबल क्यों ना हो, अगर लोग आपके बारे में जानते ही नहीं, अगर आपकी आवाज़ भीड़ में दब गई, तो आपका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। याद रखो, साइलेंस रेयरली बिल्ड्स पावर, बट विजिबिलिटी ऑलवेज डज। कभी स्कैंडल से, कभी चार्म से, कभी शॉक से, लेकिन स्पॉटलाइट उन्हीं के पास रहती है जो उसे कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा क्राइम है ऑब्सक्योरिटी, गुमनामी। जो लोग भीड़ में खो जाते हैं उनका नाम और काम दोनों भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग बार बार सामने आते हैं, चाहे लव से या हेट से, वो कभी हिस्ट्री से इरेज नहीं होते। लॉ नंबर 6 कहती है, कोर्ट एटीट्यूड एट ओन एल कॉस्ट। मतलब ये कि हर हाल में अपनी प्रेजेंस को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हें नोटिस करने पर मजबूर हो जाए। चाहे तारीफ मिले या नफरत, लेकिन नज़रें हमेशा तुम्हारी तरफ रहनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इस लॉ की और देखेंगे कैसे अटेंशन ही असली करेंसी है और क्यों पब्लिसिटी, चाहे अच्छी हो या बुरी, हमेशा इनविजिबिलिटी से बेटर होती है। स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं पावर की साइकोलॉजी, उसकी डार्क साइड और उन लॉज को जो दिखते नहीं लेकिन कंट्रोल सब कुछ वही करते हैं। अठारहवीं सदी का इंग्लैंड एक ऐसा साम्राज्य जो अपने चरम पर था। समुद्रों पर उसकी पकड़, व्यापार पर उसका वर्चस्व और राजनीति में उसका इन्फ्लुएंस इतना मजबूत था कि द ब्रिटिश एम्पायर को लोग दुनिया का सबसे पावरफुल साम्राज्य कहते थे। और इस साम्राज्य के केंद्र में बैठा था एक राजा, किंग जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड एक ऐसा शासक था जिसे लोग स्टबन भी कहते थे और डिटरमिन्ड भी। उसकी पॉलिसीज ने देश को शेप दिया और उसका नाम हिस्ट्री में हमेशा दर्ज रहा। लेकिन हमारी कहानी जॉर्ज की नहीं, उसकी छाया में जी रहे एक ऐसे रॉयल की है जो रॉयल होने के बावजूद इनविजिबल बन गया। उसका नाम था प्रिंस विलियम हेनरी, ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर एंड एडिनबरा। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर जॉर्ज द थर्ड का छोटा भाई था। जन्म से ही टाइटल्स, लैंड और वेल्थ उसके पास थी। वो रॉयल था और सिर्फ रॉयल होने के कारण सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट देती थी। लेकिन रिस्पेक्ट और पावर में फ़र्क होता है। रिस्पेक्ट आपको मिल सकती है बर्थराइट से, पर पावर मिलती है प्रेजेंस और विजिबिलिटी से। और यही वो चीज़ थी जो ग्लॉस्टर के पास कभी नहीं आई। उसकी ज़िंदगी अनयूजुअली प्लेन थी। रॉयल कोर्ट में जहाँ इंट्रीग्स, राइवलरीज और मैनिपुलेशन हर दिन खेले जाते थे, वहाँ ग्लॉस्टर ऑलमोस्ट एब्सेंट था। वो पॉलिटिक्स से दूर रहता, डिबेट से दूर रहता और खुद को एक प्राइवेट लाइफ में कैद कर चुका था। उसका बिलीफ सिंपल था, डिग्निटी इज इन साइलेंस। लेकिन हिस्ट्री हमें बार बार ये सिखाती है कि डिग्निटी कभी पावर का सिनोनिम नहीं रही। कोर्ट के अंदर उसकी मौजूदगी इतनी फ्लैट थी कि लोग उसे नोटिस तक नहीं करते थे। मिनिस्टर्स, जनरल्स और कोर्टियर्स हर दिन गॉसिप और प्लॉट्स में डिस्कस किए जाते थे, लेकिन ग्लॉस्टर का नाम किसी कॉन्वर्सेशन में नहीं आता। जब वो रॉयल इवेंट्स में अपीयर होता तो लोग बस विस्पर करते, यस दैट्स द किंग्स ब्रदर, और फिर बात वहीं खत्म हो जाती। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक लेबल बनकर रह गई, द यंगर ब्रदर ऑफ किंग जॉर्ज द थर्ड। ना उसकी कोई डिस्टिंक्ट अचीवमेंट थी, ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी। वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन जैसे बैकग्राउंड का कोई शैडो एग्जिस्ट करता है। आयरनी ये थी कि उसी दौर में उसके फैमिली मेंबर्स, किंग जॉर्ज, उसके बेटे और बाकी रॉयल्स हर समय न्यूज़ और पब्लिक मेमोरी में बने रहते थे। उनके बारे में लोग डिबेट्स करते, उनके बारे में पैम्पलेट्स लिखे जाते, उनके बारे में गाने और गॉसिप फैलते। वो लोग विजिबल थे, एडमायर्ड भी, हेटेड भी, लेकिन ग्लॉस्टर, ही वॉज इनविजिबल। और यही इनविजिबिलिटी उसकी सबसे बड़ी डिफीट थी। पावर की साइकोलॉजी सिंपल है, विजिबिलिटी इज सर्वाइवल। अगर लोग तुम्हें नोटिस नहीं करते तो तुम धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाते हो, और
इरेलीवेंस पावर के लिए सबसे पेनफुल डेथ होती है। ड्यूक ने सोचा कि साइलेंस उसे सेफ्टी देगा, कि कंट्रोवर्सीज से दूर रहकर वो अपने रॉयल प्रिविलेज को सेफ रख पाएगा। लेकिन असलियत ये थी कि साइलेंस ने उसकी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। उसकी लाइफ में ना स्कैंडल्स थे, ना ग्रैंड अचीवमेंट्स, और इसी वजह से उसकी डेथ भी उतनी ही क्वाइट रही जितनी उसकी जिंदगी। जब वो मरा तो इंग्लैंड में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, कोई मोर्निंग नहीं, कोई हिस्टोरिकल लेगेसी नहीं। उसकी जगह हिस्ट्री की किताबों में बस एक फुटनोट रह गई, द ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर, ब्रदर ऑफ किंग जॉर्ज III। बस इतना ही। सोचिए, एक इंसान जो दुनिया के सबसे पावरफुल साम्राज्य के रॉयल फैमिली का हिस्सा था, फिर भी उसका नाम इतिहास में बेयरली रजिस्टर हुआ। ये किसी युद्ध या कॉन्स्पिरेसी की हार नहीं थी, ये इनविजिबिलिटी की हार थी। ग्लॉस्टर की स्टोरी हमें सिखाती है कि पावर कभी ऑब्सक्योरिटी बर्दाश्त नहीं करती। चाहे आप बॉर्न रॉयल हों या सेल्फ मेड कॉमनर, अगर आप खुद को नोटिस वर्दी नहीं बनाते तो आप इवेंचुअली मिट जाते हो। पावर की दुनिया में रेलेवेंस ही असली ऑक्सीजन है, और ग्लॉस्टर की जिंदगी इस बात का सबूत है कि ऑब्सक्योरिटी इक्वल्स डेथ। वो रॉयल था, लेकिन हिस्ट्री ने उसे भुला दिया, क्योंकि पावर की दुनिया में टू बी फॉरगॉटन इज द क्रूलेस्ट पनिशमेंट ऑफ ऑल। पंद्रहवीं सदी का यूरोप, रेनेसांस का युग। ये वो समय था जब पुराने विचार टूट रहे थे और नई सोच जन्म ले रही थी। कला, विज्ञान, खोज और एम्बिशन, हर दिशा में लोग सीमाओं को चुनौती दे रहे थे। किंग्स और क्वीन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन अपने साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाए। समुद्र इस खेल की सबसे बड़ी सीमा थे। अटलांटिक ओशन को लोग एक असीम अंधकार की तरह देखते थे। कहा जाता था कि अगर बहुत दूर तक जहाज ले जाओ तो वह गहराई में डूब जाएगा, या फिर मिथिकल क्रीचर्स जहाज को निगल जाएंगे। डर, अंधविश्वास और मिथ्स हर नाविक के मन में बसे थे। लेकिन इसी समय एक आदमी ने इन सीमाओं को चुनौती दी। उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस का जन्म जेनुआ, इटली में हुआ था, एक साधारण मर्चेंट फैमिली में। उसके पास ना वेल्थ थी, ना हाई स्टेटस, ना पॉलिटिकल सपोर्ट, पर उसके पास था एक ऑब्सेशन, एशिया तक सीधा रास्ता ढूंढने का। वह मानता था कि अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके एशिया पहुंचना पॉसिबल है। अब ध्यान दीजिए, यह आइडिया बिल्कुल नया नहीं था। कई नेविगेटर्स और स्कॉलर्स इस पॉसिबिलिटी की बात पहले भी कर चुके थे, लेकिन वो लोग या तो रिसोर्सेज की कमी से रुक गए या फिर अपने आइडियाज को कोर्ट में स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं कर पाए। कोलंबस ने वही गलती नहीं की। कोलंबस का असली जीनियस उसकी सेलिंग स्किल्स नहीं थी। उसका असली जीनियस था सेल्फ प्रमोशन और अटेंशन अट्रैक्ट करना। वो समझ गया था कि सिर्फ आइडिया होना काफ़ी नहीं है। आइडिया को लोगों की नज़रों तक पहुंचाना और उसे इतना ग्रैंड बना देना कि लोग उसे इग्नोर ही ना कर सकें, यही असली कला है। उसने पोर्चुगल के राजा को अप्रोच किया, प्रपोजल दिया कि अगर उसे फंडिंग मिले तो वो एशिया तक एक नया रास्ता खोज सकता है। लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कारण, उसका कैलकुलेशन डाउटफुल था। मिनिस्टर्स ने कहा, यह आदमी रिस्क टेकर है, शायद गलत साबित हो जाए। लेकिन रिजेक्शन के बाद भी कोलंबस ने खुद को चुप नहीं किया। उसने बार बार अपने विजन को रिपीट किया, बार बार खुद को कॉन्वर्सेशंस में लाया। वो पोर्चुगल से स्पेन पहुंचा। स्पेन के दरबार में उसने क्वीन इजाबेला और किंग फर्डिनेंड को अप्रोच किया। सोचिए, एक साधारण जेनुइज सेलर एक एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर्स के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे फंडिंग दीजिए और मैं आपके लिए एक नया साम्राज्य खोल दूंगा। गोल्ड, स्पाइसेस, सिल्क और पूरे एशिया की दौलत सीधे स्पेन के लिए। उसने सिर्फ इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, उसने इसे डिवाइन मिशन बना दिया। उसने कहा, यह गॉड की इच्छा है कि क्रिश्चियनिटी दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचे, और मैं वही चोजन सर्वेंट हूं जो ये कर सकता है। कोलंबस ने अपने मिशन को एग्जैजरेट किया। उसने खुद को एक मैसेंजर ऑफ डेस्टिनी की तरह प्रेजेंट किया। मिनिस्टर्स ने मॉक किया, उसकी कैलकुलेशन पर डाउट किया, लेकिन एक चीज वो कर नहीं पाए, उसे इग्नोर करना। कोलंबस बार बार दरबार में जाता, लेटर्स लिखता, इन्फ्लुएंशियल लोगों से सपोर्ट मांगता। ईयर्स तक वो एक ही ड्रीम को रिपीट करता रहा,
इतना कि इवेंचुअली वो ड्रीम खुद दरबार की सोच का हिस्सा बन गया। 1492 में जब स्पेन के रूलर्स ग्रेनाडा कैंपेन से वापस आए और इस्लामिक रूल को खत्म किया, तब उनके सामने नया क्वेश्चन था। अब स्पेन को और महान कैसे बनाया जाए, और यहीं कोलंबस का ड्रीम काम आया। क्वीन इजाबेला ने उसे शिप्स देने का फैसला किया, 3 जहाज, नीना, पिंटा और सांता मारिया। कोलंबस ने फाइनली वो अपॉर्चुनिटी पाली जिसके लिए उसने वर्षों तक खुद को स्पॉटलाइट में रखा था। जब वो अटलांटिक को पार करके पहुंचा तो उसने एशिया नहीं बल्कि एक न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर किया। लेकिन नोटिस कीजिए, इवन अगर उसका कैलकुलेशन गलत था, उसकी लेगेसी फिर भी हिस्ट्री में इमॉर्टल हो गई। क्यों? क्योंकि उसने खुद को हर समय विजिबल रखा। उसने अपने ड्रीम को इतना बड़ा बना दिया कि जब रिजल्ट आया तो उसकी स्टोरी पूरी दुनिया में फैल गई। कोलंबस की सबसे बड़ी अचीवमेंट ज्योग्राफी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सेल्फ क्रिएशन ऑफ अ लेजेंड। वो खुद को बार बार प्रेजेंट करता रहा, खुद को द चोजन वन कहता रहा, और इवेंचुअली हिस्ट्री ने उसकी उसी इमेज को एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो चुप रहता, अगर वो ऑर्डिनरी सेलर की तरह जीता, तो शायद उसका नाम आज कोई नहीं जानता। लेकिन क्योंकि उसने लॉ 6 फॉलो की, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, उसका नाम आज भी हर हिस्ट्री बुक में मौजूद है। कोलंबस की स्टोरी हमें सिखाती है, पावर सिर्फ ट्रूथ या एक्यूरेसी से नहीं मिलती, पावर विजिबिलिटी से मिलती है। और यही रीजन है कि उसकी खोज एक मिथ और एक लेजेंड दोनों बन गई। क्योंकि पावर की दुनिया में टू बी नोटिस्ड इवन फॉर द रॉन्ग रीजंस इज बेटर देन बीइंग इनविजिबल फॉरएवर। क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी हमें ये दिखाती है कि किसी भी दौर में, किसी भी युग में आइडियाज सिर्फ तब तक जिंदा रहते हैं जब तक वो लोगों की नज़रों में हैं। अगर वो छुप जाए, अगर वो फेड हो जाए, तो वो मर जाते हैं। यही लॉ 6 की असली ताकत है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। और आज की दुनिया, जहां हर इंसान किसी न किसी तरीके से स्पॉटलाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इस लॉ की रेलेवेंस पहले से कहीं ज्यादा है। सोचिए, कोलंबस ऑर्डिनरी सेलर बनकर अपनी जर्नी करता, क्वाइटली एक्सपेरिमेंट करता, और अगर कभी रिजल्ट आ भी जाता तो शायद उसकी कहानी वहीं दब जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद को बार बार प्रेजेंट किया, खुद को चोजन वन की तरह दिखाया, बार बार अपनी कहानी को ग्रैंड बनाया। यही कारण है कि उसकी जर्नी एक लेजेंड बनी और उसका नाम इमॉर्टैलिटी पा गया। मॉडर्न लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। आज अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं और क्वाइटली सिर्फ अपना काम करते जा रहे हैं, तो आप उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर ने की थी, साइलेंस को डिग्निटी समझ लेना। लेकिन पावर साइलेंस को रिवॉर्ड नहीं करती। अगर आपके काम की विजिबिलिटी नहीं है तो प्रमोशन किसी और को मिल जाएगा जो खुद को सही वक्त पर सही तरीके से दिखाता है। काम के साथ साथ नैरेटिव भी बनाना पड़ता है। इसी तरह बिजनेस की दुनिया को देखिए। कोई भी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लोग उसके बारे में सुनते नहीं, देखते नहीं, उसका नाम बार बार उनके सामने नहीं आता, तो वो प्रोडक्ट इरेलीवेंट हो जाता है। ब्रांड्स इसीलिए बिलियंस खर्च करते हैं, सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए। क्वालिटी सेकंड स्टेज पर आती है, लेकिन विजिबिलिटी हमेशा फर्स्ट स्टेज होती है। यही कारण है कि एवरेज प्रोडक्ट्स भी कभी कभी बेस्ट सेलर्स बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है। और अगर बात सोशल मीडिया की करें तो वहाँ तो अटेंशन लिटरली सर्वाइवल है। लाखों लोग रोज कंटेंट बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग ऑडियंस तक पहुँचते हैं जो कंसिस्टेंटली खुद को दिखाते हैं, अपने नैरेटिव को लोगों की आंखों के सामने रखते हैं। साइलेंस वहाँ मौत के बराबर है। लेकिन यहाँ एक सटल डिफरेंस समझना जरूरी है। कोलंबस ने सिर्फ अटेंशन अट्रैक्ट नहीं की, उसने उसे वाइजली यूज किया। उसने अपनी कहानी को एग्जैजरेट किया, उसे डिवाइन मिशन की तरह फ्रेम किया, लेकिन साथ ही वो अपने टाइमिंग को भी समझता था। उसने हर बार वही बात दोहराई जब तक कि लोग उसे इग्नोर ही नहीं कर पाए। आज की दुनिया में भी यही जरूरी है, अटेंशन डेस्परेटली डिमांड करना नहीं, बल्कि उसे आर्ट की तरह हैंडल करना। क्योंकि ध्यान आकर्षित करना सिर्फ पहला कदम है, असली खेल है उस ध्यान को डायरेक्शन देना। अगर आप सिर्फ स्कैंडल से सामने आते हैं तो आप जल्दी बर्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप नैरेटिव बनाकर सामने आते हैं तो आप लेजेंड बनते हैं। कोलंबस ने यही किया। वो सिर्फ सेलर नहीं रहा,
उसने खुद को मैसेंजर ऑफ डेस्टिनी बना दिया, और यही रीज़न है कि आज सेंचुरीज बाद भी उसका नाम एग्जिस्ट करता है। तो मॉडर्न लाइफ में लॉ, छाह का मतलब है खुद को फेड मत होने दो। चाहे आप एक एम्प्लॉई हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक क्रिएटर हो या एक लीडर, दुनिया को आपके बारे में पता होना चाहिए। आप साइलेंट रहकर कभी इमॉर्टल नहीं हो सकते। विजिबिलिटी ही सर्वाइवल है, रेलिवेंस ही ऑक्सीजन है, और अटेंशन ही असली करेंसी है। कोलंबस की तरह अपने नैरेटिव को बार बार सामने लाओ, उसे ग्रैंड बनाओ और स्पॉटलाइट को कॉन्शियसली कंट्रोल करो, क्योंकि पावर की दुनिया में अगर आप नोटिस नहीं किए जा रहे तो आप एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे। पावर की दुनिया सिंपल दिखती है, लेकिन उसकी असली गेम सटल होती है। ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर और क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानियाँ हमें यही दिखाती हैं कि अटेंशन सिर्फ एक डिटेल नहीं है, अटेंशन ही सब कुछ है। ग्लॉस्टर रॉयल था, उसके पास टाइटल्स थे, उसके पास वेल्थ थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने खुद को फेड होने दिया। वो चुप रहा, उसने खुद को बैकग्राउंड में रख लिया। नतीजा ये हुआ कि हिस्ट्री ने भी उसे बैकग्राउंड में धकेल दिया। उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत दोनों इक्वली साइलेंट रहीं। वो हमें ये सिखाता है कि पावर कभी साइलेंस को रिवॉर्ड नहीं करती, साइलेंस हमेशा इरेलेवेंस बन जाती है। कोलंबस की कहानी ठीक इसका उल्टा है। एक साधारण जेनुइस सेलर जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, रॉयल बर्थराइट नहीं था, लेकिन उसके पास एक विजन था, और उससे भी बड़ी चीज़ थी उसे लोगों की नज़रों में रखना। उसने बार बार खुद को प्रेजेंट किया, बार बार अपना नैरेटिव रिपीट किया और अपनी कहानी को इतना ग्रैंड बना दिया कि कोई उसे इग्नोर नहीं कर पाया। उसका कैलकुलेशन गलत था, उसका मिशन फ्लॉड था, फिर भी उसका नाम इमॉर्टैलिटी पा गया, क्योंकि पावर को ट्रूथ से ज़्यादा मैटर करता है प्रेजेंस। लॉ 6 हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया में सर्वाइवल का मतलब है विजिबल रहना। अटेंशन ही करेंसी है। अगर आप नोटिस्ड नहीं हो रहे तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, और अगर आप वाइजली स्पॉटलाइट पकड़ लेते हैं तो आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं, जैसे कोलंबस ने लिखी। तो सवाल ये नहीं है कि आप टैलेंट रखते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया आपको देख रही है या नहीं, क्योंकि पावर की लैंग्वेज सिंपल है। टू शाइन इज़ टू एग्जिस्ट, टू फेड इज़ टू डाई।